उत्तर प्रदेश की भाजपा कार्य समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। यह भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 140 करोड़ पीपल। 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करने वाले जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हमने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं तो खैर उस समय छात्र नेता था, 1984 की बात है। हमें कहते थे हम दो, बाकी हमारे दो भी नहीं। ये हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। आज वही पार्टी एक बार अटल जी के नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री के रूप में देश पर राज किया, वहीं अब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार हम अपने आप को शासन में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है और वह अपनी पार्टी में खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारी पार्टी की विशेषता है और इसलिए इस विशेषता को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मैं कई बार देखता हूं, मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष जी से, सभी लोगों से चर्चा कर रहे थे। मैं हमेशा कह रहा था वी आर द पॉलिटिकल पार्टीज और वी आर द पॉलिटिकल पार्टी। हम वो राजनीतिक दल हैं और हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसे इस बात का बोध होना चाहिए
जो समय की परिस्थितियों को परिवर्तित करने की ताकत रखता है, इस नेतृत्व को हम क्षमता देनी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम पोस्टमैन नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी बात को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं, हम उसमें वैल्यू एडिशन करने वाले लोग हैं, हम परिस्थितियों को बदलने वाले लोग हैं। और इसलिए, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के साथ आप भी नेता हैं और हम भी नेता हैं। ये अलग अलग नहीं होते। किसी स्थान पर हम नेता होते हैं तो सामने वाला कार्यकर्ता होता है, किसी स्थान पर आप नेता होते हैं और आपके सामने कार्यकर्ता होता है। हम नेता और कार्यकर्ता एक हैं। जो नेता होता है वो पहले कार्यकर्ता होता है। और इसीलिए मैं नेतृत्व मतलब यहां बैठे सब लोगों को और ऊपर बैठे सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ताकत रखता है, इस मानसिकता से चलने वाला व्यक्ति। मैं जब यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, कॉलेज में, तो मैं बार बार बोला करता था, देखो भैया, छुई मुई हो तो हमारे कार्यकर्ता मत बनो, अगर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तो हमारे कार्यकर्ता मत बनो, अगर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हो तो कार्यकर्ता बनो। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और मैं आपके सामने अभी 2024 के नतीजों के बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, आज, अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है कौन फेल होता है, लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं, 13 राज्यों में, 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी 0 रही है, 0, एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। यह कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं चुनाव की दृष्टि से बातचीत करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज ये पार्टियां बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज के आधार पर खड़ी पार्टी है, पैरासाइट पार्टी है, परजीवी पार्टी है। ये अपनी ताकत पर खड़ी नहीं होती। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये सारा जोड़ लें तो मैं दोबारा बोलता हूं कि उनकी संख्या हमारे 240 से भी कम पड़ती है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं
कि हम अपने बारे में जब आत्मचिंतन करें तो सारी बातों को गौर से ध्यान में रख करके आगे के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए चले, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप सब लोग भी इस चर्चा को सुनते रहे कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान पर आघात होगा, संविधान को हम तोड़ मरोड़ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम का इतिहास किसका है? और मैं चाहूंगा कि आगे आप ये बात जन जन तक पहुंचाएं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या भी करते हैं और प्रजातंत्र की भी हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है जो संविधान के रक्षक बनकर के आजकल घूम रही है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने, 90 टाइम्स। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया और वह भी पार्लियामेंट में बोल करके लगाया कि यह टेम्पररी है, इसको उठा दिया जाएगा और हम चुनाव राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। इस बात को हम कह करके चलते हैं। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे, ये संविधान के रक्षक बन गए। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार का आरक्षण को समाप्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। बोलिए ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आगे आने देना है क्या? ये संविधान के रक्षक है क्या? ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। अभी इनको बहुत पीड़ा हुई जब हमने ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया। इनको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन सच्चाई क्या है? संविधान को एक बार नहीं बारंबार अगर किसी ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है और इनके नेताओं ने किया है। उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात और बार बार कहता हूं और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं है। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम लोगों ने देखा। हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी, हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इसलिए पत्रकार बंधु भी नोट कर लें, सारे चुनाव में मैंने कहा राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है।
राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और यहां मैं ये फिर से बताना चाहता हूं, 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के बनाने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे वाक्य हैं जो हम लोगों ने प्रस्ताव में पारित किया था। और इस वाक्य के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार एक साथ कई सरकारों की आहुति दी, कई बार लड़ाई लड़ी, कई बार जीते, कई बार हारे, कई मुसीबतें सही, लेकिन यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जनवरी के महीने में 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कल कमलों द्वारा भव्य रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वो भी हम लोगों ने इतिहास में दर्ज होते हुए देखा। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, हमारी विचारनिष्ठ पार्टी है। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा एकात्म मानववाद, उस समय लोग बोलते थे हमें ये एकात्म मानववाद समझ में नहीं आता है। और जब हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, और हमारी जब राजस्थान में सरकार बनी, जब हमारी हिमाचल में सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो उसी को कार्यान्वित करने के लिए हम लोगों ने अंत्योदय शुरू किया। और उसी का सरलीकरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों ने 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में अपने विरोधियों से सुना, बारंबार सुना, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, आपकी इकोनॉमिक मॉडल क्या है बताओ, आपकी अर्थनीति क्या है ये बताओ। वो अर्थनीति को सरलीकरण के जाने के बजाय जटिल बना रहे थे। वो सामान्य व्यक्ति को समझ में न आए इस तरीके से अपनी अर्थनीति की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी अर्थनीति को सरलीकरण करके हम सबके सामने रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसी विषय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। मैं यहां जब आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वी आर दी ओनली कैडर बेस्ड पार्टी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। यह संख्या यहां कोई ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आया हुआ व्यक्ति नहीं है। वो किसी न किसी क्रम के अनुसार, वो किसी न किसी जिम्मेवारी के अनुसार वह आज यहां पर उपस्थित है। और इसीलिए हम कहते हैं कि 18 करोड़ की हम पार्टी हैं और 18 करोड़ की पार्टी में हमारे 1,16,000 शक्ति केंद्र हैं और 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ पर हमारे बूथ के अध्यक्ष और बूथ की समिति है। यह पार्टी अकेली भारतीय जनता पार्टी है। और अगर मैं मास फॉलोइंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा सांसद, 1500 से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे 300 से ज्यादा हमारे एमएलसी और हमारे लगभग 200 से ज्यादा हमारे मेयर्स और हमारे चुने हुए हजारों से ज्यादा ब्लॉक के सदस्य और हमारे चेयरमैन चुन करके आए हैं। वी आर दी ओनली मास फॉलोइंग पार्टी। अगर जनता किसी के साथ जुड़ी है तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। और यहां बताना चाहता हूं मैं, एनडीए की 17 स्टेट में सरकारें हैं एनडीए की, और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों में सरकारें हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और 57% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके की पार्टी के हम सदस्य हैं, किस तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब मैंने आइडियोलॉजिकल पार्टी की बात की तो हम लोगों ने छदम जो सेकुलरिज्म था, इसको हम लोगों ने, स्यूडो सेकुलरिज्म था, इसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया। तुष्टीकरण के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और उसी के साथ साथ
जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। इस बात को हमको, भारत में हुआ है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप 2014 के पहले की तस्वीर देख लीजिए। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं कि हम सब लोग बड़े साधु प्रकृति के आदमी हैं, बहुत साधु। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कई बार मुझे लगता है वी आर मोर सोशल वर्कर एंड लेस पॉलिटिकल वर्कर। वी शुड बी सोशल वर्कर। आखिर सेवा ही संगठन किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया। अगर सोशल काम भी किया है तो उसमें अगर सबसे ज्यादा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन हमें राजनीतिक भी होना चाहिए और राजनीतिक दृष्टि से एक हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की आगे देखने की आदत होती है और भगवान ने भी हमको पीछे आंखें नहीं दी हैं, इसलिए हम देखते आगे हैं और आगे की सोचते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हमने यात्रा कहां से प्रारंभ की थी। हम भूल जाते हैं कि हम कहां खड़े थे और हम कहां से चले और कहां पहुंचे। याद करो 2014 के पहले का दिन। आप बताइए 2014 के पहले का दिन कैसा था, क्या परिस्थिति थी। भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, पॉलिसी पैरालिसिस कहलाता था, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला देश था, अर्थनीति हमारी लड़खड़ा चुकी थी, हमारे यहां कोई निवेश करने के लिए आता नहीं था। और याद करो उत्तर प्रदेश 2017 तक कैसा उत्तर प्रदेश था। आप दंगे भूल गए क्या? आप माफिया राज भूल गए क्या? क्या आप अराजकता भूल गए क्या? क्या किस तरीके से लोग पलायन कर रहे थे इसको भूल गए क्या? क्या आप भूल गए कि बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी? क्या आप भूल गए थे कि व्यापारी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जा रहे थे? मैं इसलिए ये सब आपको याद दिलाता हूं और दिलाना चाहता हूं कि याद रखना, उजाले का महत्व तो तब समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी ध्यान में हो। अगर अंधकार की त्रासदी ध्यान में नहीं होगी तो उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। अगर पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब अमावस्या की रात देखी हो। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, पॉलिटिक्स इज डायनेमिक, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज रिलेटेड। हमेशा हमको देखना पड़ेगा हम कितना चले, कितना आगे बढ़े और हम कहां आज पहुंचे। चाहे उत्तर प्रदेश की तस्वीर ले लीजिए, चाहे आप देश की तस्वीर ले लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इसको आगे बढ़ाया और उसी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 2017 के बाद योगी जी के नेतृत्व में करने का प्रयास किया है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, स्पीड, स्केल और स्किल, इसको अगर किसी ने लागू किया है तो देश में इसको अग्रसर होकर के भूमिका को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है और उसी को उत्तर प्रदेश में भी हम सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, आज अर्थ की व्यवस्था की चर्चा होगी। आप सब लोग ध्यान रखिए क्योंकि आप सब पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और आपके ध्यान में होना चाहिए और आपके जहन में होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता के दृष्टि से हम कौन सा डिस्कोर्स लोगों के सामने खड़ा कर रहे हैं, कौन सा नैरेटिव हम खड़ा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कांग्रेसी भाई और वो भाई बहन दोनों मिला के, ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में भी कहा है, अपने वक्तव्य में भी कहा है, ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। सुरेंद्र नागर जी इसके चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, इनको मालूम नहीं है। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं। आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर कोई देश है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो वो इंडिया है, वो भारत है, ये बड़े स्पष्ट शब्दों में मॉर्गन स्टैनली कहते हैं। मॉर्गन स्टैनली कहता है इंडिया इज डिफरेंट आफ्टर 2014।
भारत अलग है 2014 के बाद। और मूडीज वो बोलते हैं कि वी शुड सी दैट इन कमिंग टाइम्स द फोरकास्ट इज दैट इंडियाज ग्रोथ रेट इज गोइंग टू रिमेन अबव 6.8%। ये मूडीज बोलते हैं। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि साधारण शब्दों में आपको जनता को बताना पड़ेगा। और वो क्या बताना है आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.7%, 2.7% अमेरिका का है जो विकसित देश है। जर्मनी का है 0.2%, फ्रांस का है 0.7%, जापान का है 0.9%। मैं जितने नाम ले रहा हूं सब विकसित देश हैं। जापान का है 0.9%, यूके का है 0.5% और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का है 6.8%। 6.8%। अब बोलिए, ये अनपढ़ कांग्रेसियों को कहां से मैं पढ़ा लिखा बना दूं? या तो मेरे आंकड़ों को चैलेंज कर दो, या फिर आप ये जान लो कि आज भारत की इकोनॉमी सबसे सुदृढ़ तरीके से अगर खड़ी है तो भारत की अर्थव्यवस्था है और ये मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। अरे इनको मालूम नहीं है कि जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुद बढ़ती हैं। अगर ये ब्रिज बन रहे हैं, अगर ये फ्लाईओवर बन रहा है, अगर ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, अगर ये मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं और मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, अगर ये एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आखिर बन रहे हैं तो कोई ना कोई बनाने वाला तो है। ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है? लेकिन अनपढ़ों को कहां पढ़ाया जाए। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया, इन कांग्रेसियों को मैं स्वास्थ्य मंत्री होकर के आंखें तो इनकी ठीक कर सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं? इनको दृष्टि कहां से दूं? जिन्होंने देखना ही नहीं, जिनको ये जानकारी नहीं। ये कैसे हो गया कि 2014 से 2024 पहुंचते पहुंचते भारत जो 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में खड़ा था, उसमें 200 साल जिसने राज किया ब्रिटेन, उसको पछाड़ करके आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और ये कैसे हो गया कि आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना को लेकर के चल रहे हैं, तो हम ये दम भर करके कहते हैं कि आने वाले 2 साल में भारत दुनिया की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, पढ़े लिखे अनपढ़ जहां हो वहीं रहो। देश तो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, आगे ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया की इकोनॉमी में 15% योगदान आज भारत का हो गया है। 15% कंट्रीब्यूशन भारत का हो गया। और आपको जानकर के खुशी होगी, और वो मैं निश्चित रूप से आपको उसके लिए बधाई भी देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। क्या समय था, यहां से पलायन हो रहा था। और ये मैं आप कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक नेता को यह तय करना है कि वह समाज के बीच में कौन सा डिस्कोर्स खड़ा करना चाहता है, और ये मुद्दे हैं जिसको हमको खड़ा करना चाहिए। इसीलिए हम बने हैं और इसी बातों को कहने के लिए हम बने हैं। किस बात के लिए हम तकलीफ में आए, किस बात के लिए हम सोचने में मजबूर हो कि हमें कुछ सोचना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जब हम 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी यूपी बन गया, ये यूपी कहां खड़ा था? अरे दिल्ली से बुलंदशहर आते आते तक तो सुबह की सांझ हो जाती थी। और आज मथुरा पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति रात को दिल्ली नहीं आता है, बोलता है सुबह 10 बजे बुलाओगे, 8 बजे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा, 2 घंटे में तो पहुंचना है, ये एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा। आप बताइए, एक्सप्रेस वे की बहार उत्तर प्रदेश में लगी है कि नहीं लगी है? जरा जोर से बोलो भाई। मुझे लगता है भोजन के बाद थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन बोलिए, झड़ी लगी है कि नहीं लगी है?
एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अंडरपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बाईपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेडिकल कॉलेज की झड़ी लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले कि नहीं खुले? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? ये 10 साल के अंदर, यही मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था। पहले तो गोरखपुर जाने का मतलब ये होता था लखनऊ में उतरो, फिर कभी गाड़ी सड़क पर और कभी सड़क गाड़ी पर, दोनों धक्के खाते हुए 4 घंटे 5 घंटे लगा के गोरखपुर पहुंचो, तब जाके जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को लगाओ। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को वाराणसी और गोरखपुर वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम्स को क्रिएट किया गया है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम को। लेकिन ये मुद्दे आप जो सारे सतयुगी है ना, वो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भैया, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बताना होता है, लोगों को बताना होता है अंधेरा क्या है और उजाला क्या है। ये मुद्दा हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए विकास की दृष्टि से आपने सोचा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनेंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था। आपने सोचा था कि एयरपोर्ट्स बनेंगे, आज आगरा जाना हो तो अलग एयरपोर्ट है, लखनऊ आना हो तो अलग एयरपोर्ट है, इलाहाबाद जाना हो तो बात अलग है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। और कौन, और मोदी जी का सपना क्या है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, इस बात को पूरा करना है। बोलिए, उसके लिए तो लखनऊ से अभी आप